सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी किसे कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना। तो अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिज्म भी चलो बताएंगे। पहले जानते हैं लिविंग किसे कहते हैं। पहले जानते हैं लिविंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिविंग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं जिनके पास ये तीनों क्राइटेरिया होंगे। लिविंग सिर्फ उनको बोलते हैं जिनके पास ये तीनों क्राइटेरिया होंगे। कौन कौन से? कॉन्शियसनेस होना चाहिए उसके पास, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उसके पास, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कॉन्शियसनेस मतलब आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्ड की एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड सराउंडिंग, मतलब अपने अगल बगल या अपने इन्वायरमेंट के प्रति आप रेस्पॉन्ड करो, वो होना चाहिए। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ने किसी गर्म कप को छुआ, अगर आपने किसी गर्म कप को छुआ तो आप उससे जो एकदम अपना हाथ हटा लेते हो, एकदम अपना हाथ उससे हटा लेते हो, वो क्या होता है? एक रेस्पॉन्ड होता है, ठीक है। वो रेस्पॉन्ड अगर आप अपने किसी सराउंडिंग में कर रहे हो तो वो होती है कॉन्शियसनेस। सराउंडिंग में मतलब किसी भी वातावरण में, इन्वायरमेंट के प्रति आप रेस्पॉन्ड करते हो ना। जैसे कि आपने देखा कि आप जब सर्दी होती है आप गर्म कपड़े निकाल लेते हो, तो वो क्या होगा? वो एक रेस्पॉन्ड ही तो हुआ मौसम के प्रति, है ना। मौसम बदला, आपने अपने रहने का तरीका बदला, तो आप सरवाइव कर गए, आप, इसका मतलब लिविंग हो। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन आवर बॉडी, ऑकरिंग इन आवर बॉडी, मतलब हमारे अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही है उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अरे ग्लूकोज चाहिए ना हमें, ग्लूकोज चाहिए हमें हमारे शरीर को चलने के लिए, तो उसका ग्लूकोज का बनना, टूटना, उसके लिए हजारों तरह की बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिएक्शन हो रही, तो उनके लिए जो है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जितनी भी रिएक्शन हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है कि हम सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। सेल उसके पास होनी चाहिए अगर कोई लिविंग है तो, ठीक है। ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर हो गए। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफाइनिंग फीचर हो गए, ठीक है। डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर हो गए। डिफाइनिंग मतलब, डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होते हैं। ये फीचर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही मिलेंगे और अदरवाइज किसी और के पास नहीं मिलेंगे। अगर आप कहने लगोगे भाई माउंटेन होता है, माउंटेन भी तो ग्रो कर जाता है, तो ग्रोथ जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं, जो लिविंग होने के क्राइटेरिया को दर्शाते हैं। ये वो वाले फीचर है जो और किसी के पास नहीं होंगे, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होंगे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद से ही तो रेप्लिकेट हो रहे हम हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे, रेप्लिकेट हो रहे, ठीक है ना। रिप्रोड्यूस कर रहे, रेप्लिकेट हो रहे, इवोल्व भी हो रहे हैं हम, इवोल्व हो रहे। जैसे कि आपने देखा होगा पहले हमारे शरीर में बड़े बड़े बाल थे, क्योंकि अब नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये इवोल्यूशन के कारण ही तो हुआ, ये हम इवोल्व हो रहे, ठीक है ना। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को हम ज़्यादा सर्दियों में भी ले जाते हैं, जो है नॉर्वे वगैरह में भी काफ़ी ठंड होती है, उधर भी हम सर्वाइव कर लेते हैं। इधर हम क्या बोल रहे हैं, साउथ साइड में भी सर्वाइव कर लेते हैं, तो हम सेल्फ रेगुलेटिंग हुए, ठीक है। इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये वही हो गया, कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब क्या? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस,
ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, हमने इसमें पढ़ा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास 3 फीचर होते हैं। कौन कौन से? कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों उसके डिफाइनिंग फीचर हैं। और यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्या बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्या होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम है हम, ठीक है ना। इंटरेक्टिव सिस्टम है, कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति हम रेस्पॉन्ड करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म बना किस चीज से है? अल्टीमेटली तो ये सेल से ही बना हुआ है, ठीक है ना। अल्टीमेटली सेल से ही बना हुआ है। चलो मैं बताता हूँ कैसे बना हुआ है। सेल क्या करते हैं? सेल मिलकर बनाती हैं टिश्यू। ये वाला ऑर्डर आपको पता ही होगा। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वाले ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलके ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर क्या है? कॉन्शियसनेस है जो इसके पास होने ही चाहिए। मेटाबॉलिज्म है, ये इसके होने ही चाहिए, मेटाबॉलिज्म है। और थर्ड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इसका, जब उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाएगा, अदरवाइज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, इसके तीनों फीचर हो गए, ठीक है। और क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग हो इवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्विंग इंटरेक्टिव सिस्टम which respond to our which respond to external stimulus, interactive systems जो कि रेस्पॉन्ड करते हैं। वो आ गया कॉन्शियसनेस में, ठीक है। सेल को जो है दो तरीकों में डिवाइड किया गया है, एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, ये छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हम एक के बारे में ही जानेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक के बारे में ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा कि यूकैरियोटिक क्या होती है। इनके पास पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, मतलब ऑर्गेनली मतलब सेल का ऑर्गन, सेल का ऑर्गन। सेल का ऑर्गन कौन होते हैं? सेल के ऑर्गन, अब बताओ सेल के ऑर्गन कौन होते हैं? सेल के ऑर्गन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल के ऑर्गन है। मतलब सेल के अंदर जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ, वो एक तरीके से इसका सेल का ऑर्गेनली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जैसे हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऐसे एक ना दे, दो मेम्ब्रेन है, इवन इट हैव टू मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके पास हमने देखा दो मेम्ब्रेन है। तो जब इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, ये है तो एक सेल का ऑर्गन ही। अब अगर ये इसके पास सेल के पास इस सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली अगर इसके पास है तो ये यूकैरियोटिक सेल होगा। जिनके पास एक बाहर की परत होती है उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। और वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली अगर किसी के पास है तो वो है यूकैरियोटिक सेल्स, और अगर किसी के पास नहीं है तो वो है प्रोकैरियोटिक सेल। छोटी सी बात, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है? न्यूक्लियोइड। भाई हर एक सेल के पास डीएनए होता है ना, तो हर एक सेल के पास डीएनए होता है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड में पड़ा हुआ होता है। हमारा तो न्यूक्लियस में है, यूकैरियोटिक सेल हमारे पास होती है ना, तो हमारा तो जो है न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, डीएनए न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है। और प्लाज्मिड होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास,
हमारे पास कोई प्लाज्मिड नाम का कोई ऑर्गेनेल ही नहीं होता। मीजोजोम होता है इसके पास। मीजोजोम इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है मीजोजोम इसके लिए, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। बट मीजोजोम हमारे पास नहीं होता, ठीक है। पोलिजोम, ऐसे ही पोलिजोम पोलिजोम भी हमारे पास नहीं होता। पोलिजोम इनके पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है इनकी सेम कंपार्टमेंट में। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए से प्रोटीन बनना, इनका ये सारा प्रोसेस एक ही कंपार्टमेंट में होता है, मतलब सेम कंपार्टमेंट में होता है। और ध्यान रहे, इसके पास अगर 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है, अगर इसके पास 70S राइबोसोम है तो यूकैरियोटिक के पास कितना हुआ, 80S2 राइबोसोम होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस मैंने आपको बताए। एक बार जल्दी से और बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। न्यूक्लियोइड में इसका, जिसमें इसका डीएनए पड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और इस वाले को बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके पास प्लाज्मिड होता है, इसके पास नहीं होता। इसके पास मेसोसोम होती है, इसके पास नहीं होती। इसके पास पोलिसोम होता है, इसके पास नहीं होता, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होती है, इसकी जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट में होती है, ठीक है। इसके पास 70S राइबोसोम होता है, इसके पास 80S राइबोसोम होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपने कभी पहले भी कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा कहीं पे बायोडाइवर्सिटी। तो मैं आपको बता देता हूँ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी मतलब, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो जहाँ भी आ गई वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही तो बात हो रही ना। पिक्चर ही अभी पढ़ा था, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। इस टर्म को ध्यान रखना, ठीक है। अब तक टिल डेट, अब तक इतनी स्पीसीज, स्पीसीज यानी कि प्रजातियां, हिंदी में अगर बताऊं तो प्रजातियां मिल चुकी है। 1.7 से 1.8, ये डाटा आप ध्यान रखना कि 1.7 से 1.8 स्पीसीज अब तक मिल चुकी हैं। इतनी प्रजातियां धरती पर जो है पहचान ली गई कि ये भी एक प्रजाति है, ये भी एक प्रजाति है, ये भी एक प्रजाति है। अब प्रजाति क्या है, प्रजाति क्या है, मतलब स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है। स्पीसीज भाई हम बात कर रहे थे काफ़ी देर से लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक प्रजाति के अंदर ही तो आता है। जैसे मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप सिर्फ ह्यूमन नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन तो है ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन के अलावा आपका कुत्ता, बिल्ली, ये और भी बहुत सारी वेल वगैरह जो है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, प्लांट वगैरह। तो ये एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। जैसे कि ह्यूमन की एक स्पीसीज है सेपियंस, जो है एक स्पीसीज है होमोसेपियन, ठीक है। इनकी एक एक स्पीसीज होती है सबकी। ये लिखा भी हुआ है, एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, मतलब हर एक जिंदा जो है, जिंदा इंसान या जिंदा, हर एक जीव, सॉरी हर एक जीव एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक स्पीसीज के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद तो बात करते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सा, मतलब ऑर्गेनिज्म का बंटवारा कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में। टैक्सा मतलब कैटेगरीज, कैटेगरीज में। अब किसी चीज़ का अगर आप बंटवारा करोगे तो उसके लिए आपको जो है उसका वो चाहिए ना, उस कोई किसी बेसिस पे ही तो आप उसका जो उसे किसी कैटेगरी में डाल लोगे, ऐसी थोड़ी ना किसी कैटेगरी में डाल दोगे, ठीक है। तो उनका जो बेसिक है, उनके जो पिलर है वो है क्या, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। मतलब अगर आप किसी जंगल में गए और आपने जो है वही
कि आपको कोई एक ऐसी स्पीसीज मिल गई या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल गया, अब आप उसको जो किसी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इसे किस कैटेगरी में डाल लूँ, तो आप जो ये देख लेना कि उसका कैरेक्टराइजेशन कैसा है। मतलब कैरेक्टराइजेशन मतलब उसके सारे कैरेक्टर, मेंशनिंग ऑल कैरेक्टर, उसके सारे कैरेक्टर मेंशन करना कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर हैं, कि भाई ये कैरेक्टर है, मतलब उसके जो है 4 पैर है, वो बहुत तेज दौड़ता है, इस तरीके से। फिर उसका आइडेंटिफिकेशन 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 उसका सेकंड स्टेप है। मतलब जब आपने उसके कैरेक्टर पहचान लिए तो अब आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, कि ये भाई ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर कि इसके ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, तो भाई मैंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसको क्लासीफाई कर सकते हो। ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जर्व कैरेक्टर, ग्रुपिंग ग्रुपिंग कर दोगे उसकी, उसे एक ग्रुप में डाल दोगे ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जर्व कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर उसका नोमेनक्लेचर मतलब उसका नाम दे दोगे अपने हिसाब से, नाम नेमिंग कर दोगे उसकी, ठीक है ना, नेमिंग, ठीक है। ये सब आपके सामने कैटेगरीज दी गई हुई है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दी गई हुई है। जैसे कि पहली टेक्सोनोमिक कैटेगरी है स्पीसीज, फिर बहुत सारी स्पीसीज मिलके बनाती है जीनस, ठीक है। फिर बहुत सारे जीनस मिलकर बनाते हैं फैमिली, फिर बहुत सारी फैमिली मिलकर बनाते हैं ऑर्डर, और बहुत सारे ऑर्डर मिलकर बनाते हैं क्लास, और बहुत सारी क्लास मिलकर बनाते हैं फाइलम, जिसको अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो उसका दूसरा फाइलम का दूसरा नाम हो जाता है डिवीजन, डिवीजन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और फिर बहुत सारे फाइलम मिलकर बनाते हैं किंगडम, ठीक है, किंगडम बनाते हैं। तो इसमें जो है सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी हुई, इनमें सबसे बड़ी कैटेगरी हुई किंगडम। किंगडम जो है सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसके ये जो है सबसे लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है किंगडम। तो किंगडम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किंगडम किंगडम एनिमल के बारे में बात करते हैं। किंगडम एनिमल हमारी बुक में चैप्टर भी है एक, किंगडम एनिमल। तो इसका फाइलम, इसमें हम एक पर्टिकुलर फाइलम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कोर्डेटा, जिसके अंदर हम आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोर्डेटा के बाद इसकी एक क्लास के बारे में बात करते हैं जिसमें हम आते हैं मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। फिर इसके बाद इसका एक ऑर्डर बात करते हैं, जिस ऑर्डर में हम आते हैं, ह्यूमंस आते हैं जिस ऑर्डर में, वो ऑर्डर है प्राइमेटा। क्या है? प्राइमेटा। फिर प्राइमेटा, ये प्राइमेटा, फिर प्राइमेटा के बाद प्राइमेटा ऑर्डर हो गया, फिर हम अपनी फैमिली की बात करते हैं। हमारी फैमिली का नाम है होमिनिडी, होमिनिडी, ठीक है। ये हमारी फैमिली का नाम है। फिर हमारा जीनस आता है, हमारा जीनस आता है होमो, ठीक है। और हमारी स्पीसीज मैंने आपको बताई थी सेपियंस। अच्छा, तो एक बात बताओ कि बहुत सारे मैमल्स, मान लो मैं एक ये कैटेगरी ले लेता हूँ क्लास, बहुत सारे मैमल के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी या बहुत सारे सेपियंस के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी? भाई जाहिर है ना, बहुत सारे सेपियंस के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। तो इसीलिए ये ग्राफ हमने जो है इसका एरो ऊपर बनाया है और इस पर लिखा है, अगर हम किंगडम से जो है, अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ चलते हैं, अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ चलते हैं,
तो हमारी नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बढ़ जाता है, मतलब हमारे सिमिलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं, जैसा हमारा नाम है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, तो ये जो सेपियंस है ये हमारा स्पेसिफिक स्पीसीज एपिथेट है, स्पीसीज एपिथेट है, और ये हमारा जीनस है। ठीक है, जीनस है। अब इसका नाम रखना भी सीखूंगा बाद में, तो पर फिलहाल के लिए इतना जानो कि पहले जीनस आता है फिर स्पीसीज आती है। ये एक नाम रखने का तरीका होता है। जैसे कि एक स्पीसीज के बारे में और बात कर लेते हैं, दूसरी स्पीसीज के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो जैसे कि आपका मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा इंडिका, आम बोलते हैं इसको, अच्छा आम, आम का दूसरा नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें इसकी जो है, ये मैंजीफेरा हो गया इसका जीनस, और इंडिका होगी इसकी स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीसीज एपिथेट। ठीक है, एक छोटी सी गड़बड़ होगी, एक बार ध्यान रखना कि स्पीसीज का लेटर हमेशा स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात मैं आपको बता दूं। इसके कुछ रूल होते हैं वैसे लिखने के, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, वो रूल आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पर फिलहाल के लिए आप इतना जानो कि ये जीनस बोलते हैं इसको, और सेकंड वर्ड को बोलते हैं स्पीसीज एपिथेट। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा इसका जीनस है और इसकी स्पीसीज है इंडिका। ठीक है, जैसे कि ये मैंजीफेरा इंडिका आम, जिसका दूसरा नाम आम भी है, जिसे नेचुरली आम कहते हैं, ये इस, मैं अगर आपको कहूँ ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये फैमिली से बिलोंग करता है एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी से बिलोंग करता है। ठीक है, एनाकार्डियेसी से बिलोंग करता है। और जो इसका जो ऑर्डर है, इसका मैंजीफेरा इंडिका का ऑर्डर, एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है, और इसका ऑर्डर है सेपेंडियल्स, सेपेंडियल्स इसका ऑर्डर है। ठीक है, और ये आता है डाइकोट की कैटेगरी में, डाइकोट क्लास में, जो डाइकोट इसकी क्लास है। और फाइलम तो आपको पता ही है बच्चे, आता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो दोस्तों ये एक टेक्सोनॉमी कैटेगरी का चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी का हिसाब से। इसमें बायोलॉजिकल नेम लिखे हुए हैं, जैसे कि होमोसेपियंस जीनस लिखा हुआ है। होमोसेपियंस का मैंने आपको बताया कि होमोजीनस होता है। मस्का डोमेस्टिका का देख लेते हैं, मस्का डोमेस्टिका का नहीं बताया, तो मस्का डोमेस्टिका का जीनस होता है मस्का, मिसिडे इसकी फैमिली होती है, डिप्टेरा इसका ऑर्डर होता है, इंसेक्टा। ये याद करने हैं ये सब, ठीक है ना, और ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ से शुरू करते हैं मेन बात। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने पढ़ लिया, कैसी कैसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, स्पीसी है, जैसे कि जीनस है, फैमिली है, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की नीड क्या आ रही थी, मतलब कि किसने सबसे पहले बंटवारा किसने करा, क्यों किया, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आए एरिस्टोटल साहब, एरिस्टोटल सर, एरिस्टोटल सर। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लास दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, टू किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। कुछ इन्होंने रखे प्लांट्स में, बाकियों को रखा एनिमल्स में। ठीक है, किस बेस पे करा, किस बेसिस पे करा ये बताओ भाई। बंटवारा करोगे तो किसी बेसिस पे करोगे ना, बताया ना आपको, किसी बंटवारा करोगे तो किसी बेसिस पे करोगे। इन्होंने किया क्या, इन्होंने प्लांट्स को बांट दिया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, सॉरी, मॉर्फो
लॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया ट्रीज में, हर्ब्स में और श्रब्स में। ठीक है, और एनिमल को क्या किया, जिनके पास रेड ब्लड है, रेड ब्लड सेल है, वो अलग, और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है वो अलग। ठीक है, इस बेसिस पे इन्होंने एरिस्टोटल साहब ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसको बोला गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें ना ही तो मतलब हमें ये पता चल पा रहा था कि यूकैरियोटिक सेल कौन सा है, कौन सा यूकैरियोटिक सेल है, कौन सा प्रोकैरियोटिक है ना, कौन सा प्रोकैरियोटिक, कौन सा यूकैरियोटिक है, कौन सा प्रोकैरियोटिक है। तो ना ही तो ये पता चल पा रहा था, ना ही हमें पता चल रहा है इनमें कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, या फिर कौन सा मल्टी सेलुलर है ना, किसके पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। ना ही हमें ये पता चल पा रहा कि कौन सा फोटोसिंथेटिक है। इन भाई इसमें देख के क्या बता दोगे आप कि कौन सा फोटोसिंथेटिक है, कैसे बता दोगे कौन सा फोटोसिंथेटिक है मतलब, और कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक है ना। और बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जब इन्होंने क्लासिफाई करा कि इनकी ना ही तो प्लांट वाली कैटेगरी में आ रहे हो, ना ही तो प्लांट वाली कैटेगरी में आए, और ना ही वो एनिमल वाली कैटेगरी में आए। एज ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिड नॉट फेल इन आइदर कैटेगरी। एक लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में एनसीईआरटी में कि लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी, ना इसमें आए ना इसमें आए कुछ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनके ये जो है एक तरीके से डिमेरिट हुई कि मतलब इन सिस्टम की क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिमेरिट क्या हुई कि ना ही तो हम इनमें ये पता लग पा रहा कि यूनिसेलुलर कौन सा है, मल्टी सेलुलर कौन सा है, ना यूकैरियोटिक का पता चल पा रहा, ना प्रोकैरियोटिक का पता चल पा रहा, ना फोटोसिंथ। तो इस हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कि जिसके अंदर हम अपने जो है, एक ऐसा सिस्टम हमें चाहिए था जिसके अंदर हम सारी डिटेल से जान सके, जिसे देख कर हमें पता चल जाए कि इस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल कैसी, सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, सेल वॉल कैसी होगी इसकी, है ना, कि इसका कैसा जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इसका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, खाने का तरीका क्या होगा इसका, हेटरोट्रोफिक होगा या ऑटोट्रोफिक होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का तरीका कैसा होगा, इसका रिप्रोडक्शन मेथड कैसा होगा, है ना, इसका रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, सेक्सुअल कर रहा है, सेक्सुअल कर रहा है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन मेथड कैसा होगा, ये हो गया। और दूसरा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि क्या कहाँ से वो इवोल्व हुआ है, वो जो है इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशन जिसे बोलते हैं दूसरा नाम, वो नहीं हमें पता चल पा रहा था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फिर हमें एक ऐसे सिस्टम की नीड थी जिसके अंदर हम इन चीज़ों को भी ऐड कर सके। ठीक है, तो बाद में ये चीज़ें ऐड की गई, धीरे धीरे हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस होते रहे, जैसे कि पहले टू किंगडम आया, फिर थ्री किंगडम भी आया, मैं अगर आपको कहूँ फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। ठीक है, फिर फोर्थ किंगडम भी आया। ठीक है, इवन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, बट सबसे मेन जो वो हमें पढ़ना है वो है नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, जिसको बोलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हमें सबसे मेन पढ़ना है वो है क्या, वो है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हमें एक ऐसा सिस्टम की नीड पड़ी जिसके अंदर हमें पता चलना चाहिए कि
सेल टाइप क्या है उसका, सेल वॉल क्या है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रोफिक है ऑटोट्रोफिक है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ये चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए, उस सिस्टम को देखते ही, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि उसका सेल टाइप कैसा है, उसकी सेल वॉल, ये पांचों फैक्टर हमें पता लग जाने चाहिए, पांचों कैरेक्टर हमें पता लग जाने चाहिए। ठीक है, तो इन कैरेक्टर के बेसिस पे आर एच विट्टेकर साहब ने 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें दिया, जिसके अंदर हमें पढ़ना है मोनरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में और एनिमल्स के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेंगे, बाकी मैं इनके बारे में मेन 1 बाय 1 आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। तो जो सबसे पहली चीज हमें किंगडम मोनरा इन्होंने पहला किंगडम दिया। तो किंगडम मोनरा के बारे में हमें एक बात तो बिल्कुल याद कर लेनी है कि ये जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनके अंदर आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं किंगडम मोनरा। और ये जो प्रोटिस्टा होता है ये यूकैरियोटिक होता है। भाई एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ किंगडम मोनरा ही एक इकलौता ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है। ध्यान देना, देखो किंगडम मोनरा ही एक ऐसा इकलौता किंगडम है, इकलौता किंगडम, हाँ इकलौता किंगडम है जिसके पास प्रोकैरियोटिक है सेल, जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल आती है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसकी, प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। बाकी ये सब जो है यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल आती है। प्रोकैरियोटिक सेल आती है मोनरा के अंदर, बाकी सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल आती है इनके अंदर। ठीक है, फिर चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो और प्लांट हो, एनिमल। प्लांट और एनिमल के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी थोड़ी थोड़ी बात इनकी कर लेते हैं, प्रोटिस्टा और फंजाई की। प्रोटिस्टा के अंदर सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं, सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, बट हमें जो है इनका पहला भाई सबसे पहली चीज क्या है, कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर क्या है जिस बेसिस पे हमने इन्हें डिवाइड किया, वो है सेल टाइप। तो हम इनका सेल टाइप देख लेते हैं कैसा कैसा है। भाई हमने देख लिया कि मोनरा के पास प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, और प्रोटिस्टा के पास यूकैरियोटिक है, इसके पास भी यूकैरियोटिक है, भाई इसके पास भी यूकैरियोटिक है, इसके पास भी यूकैरियोटिक है। तो हमें जो है इनके पास देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक में ऐसा क्या डिफरेंस है जो इन्हें अलग अलग किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो यूकैरियोटिक में जो प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक तो है, पर इसके पास सारे यूनिसेलुलर होते हैं। ये जितने भी यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा होते हैं, वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, एक ही सेल उनमें जो है सारे फंक्शन कर रही होती है। ठीक है, वो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। इनके अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक जो है फंजाई के अंदर भी आते हैं, और प्लांट के अंदर भी आते हैं, और एनिमल्स के अंदर भी आते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर आते हैं सिर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई की। फंजाई फंजाई जो है इसके अंदर सारे आते हैं मल्टी सेलुलर, जो कि बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, यूकैरियोटिक आते हैं। लेकिन ये फंजाई जो है हेट्रोट्रोफिक होती है। हेट्रोट्रोफिक मतलब, हेट्रोट्रोफिक का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाती। ये फंजाई जो है अपना खाना खुद नहीं बनाती, फंजाई जो है अपना खाना खुद नहीं बनाती, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक। ध्यान देना मेरी बात। तो मैं कहूँ अगर कि भाई मल्टी सेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है, ऐसे ऐसे तो प्लांट जो है मल्टी सेलुलर भी है। ओ यार ये क्या होगा बार बार, ऐसे तो प्लांट जो है मल्टी सेलुलर भी है,
मल्टी सेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है। बट फिर ये फंजाई से कैसे डिफरेंट हुए? फिर ये फंजाई से क्या डिफरेंस हुए? फंजाई जो है हेटरोट्रोफिक है, जो आपको मैंने बार बार बताया, और प्लांट जो है ऑटोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट जो है ऑटोट्रोफिक है। हेटरोट्रोफिक मतलब जो खुद से खाना नहीं बनाते, और ऑटोट्रोफिक जो खुद खाना बनाते हैं। भाई प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर जो सिर्फ खुद खाना बनाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जो खाना बनाते हैं, इनसे ही हम खाना लेते हैं। हम भी हेटरोट्रोफिक हैं, बट हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। हम भी हेटरोट्रोफिक हैं भाई, हम भी खाना नहीं बनाते हैं। हम भी खाना अपने शरीर के अंदर नहीं बनाते हैं, हम भी दूसरों ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं। हम भी प्लांट से ही लेते हैं, है ना, खाना। या फिर जो है, हम तो आजकल डायरेक्ट एनिमल से भी लेने लग गए। तो बट हम खुद खाना अपने बॉडी में नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम भी हेटरोट्रोफिक हुए, बस हेटरोट्रोफिक हुए, इसलिए हम भी हेटरोट्रोफिक हुए। बट हेटरोट्रोफिक में हम कौन से हुए? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जो इनगल्फ करते हैं, जो अपना खाना जैसे हम खाते हैं ना, कि पहले हमारे अंदर डाइजेशन होगी, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, फिर उस तरीके से, है ना, उसको बोलते हैं होलोजोइक। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं देखूं, फंजाई और एनिमल्स दोनों हेटरोट्रोफिक है, बट एक जो है सैप्रोफिटिक है, और एक के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक के अंदर सैप्रोफिटिक है, एक के अंदर होलोजोइक। होलोजोइक मैंने आपको बता दिया, जिनके जो खाना खाते हैं, जैसे कि जो खाना लेते हैं, इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करते हैं, डाइजेशन करते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है, एब्जॉर्ब करते हैं खाने को, उसको बोलते हैं होलोजोइक। और जो डेड ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए से, है ना, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से खाना ले लेते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। ठीक है, ये बात होगी। ठीक है। सबसे पहले किंगडम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है मोनरा। किंगडम मोनेरा। ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। तो ये जो है, एक बात और ध्यान रखना, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया इसी के में आते हैं। इवन बैक्टीरिया आर सोल मेंबर, मतलब बैक्टीरिया इसका इकलौता मेंबर है इस किंगडम का। ठीक है। बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर है इस किंगडम का। तो मतलब बेसिकली हमें बैक्टीरिया के बारे में जानना। तो बैक्टीरिया हमें कई तरीके से मिल सकते हैं। स्पाइरल शेप मिल सकते हैं, रोड की शेप में मिल सकते हैं, है ना, कोमा की शेप के मिल सकते हैं, कोमा शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप में मिल सकते हैं, स्पाइरल शेप में बैक्टीरिया मिल सकते हैं। और बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है, मतलब भिन्न भिन्न तरह की, अलग अलग तरह की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरह के इसके अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक एंड ऑटोट्रोफिक। बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं। लो मैं क्लियर कर देता हूँ ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक क्या होते हैं। जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा, किसी को चीज़ को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम मान लो हमें किसी को मोड ऑफ न्यूट्रिशन देना, तो मैं आपको बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बता देता हूँ। जैसे कि एक चार्ट में बना रहा साइड में, तो इसको ध्यान से देखिए कि बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रोफ में आ गए आपके कौन से? फोटोसिंथेटिक वाले, फोटोसिंथेटिक कर रहे जो। एक आगे कीमोसिंथेटिक वाले, कीमोसिंथेटिक। हेट्रोट्रोपिक में तो आपको मैंने बता ही रखा कि वो वाले आ गए, क्या बोल रहे जो, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट वाले आ गए, होलोजोइक। अलग अलग मोड होते इसमें है, होलोजोइक, है ना, होलोजोइक आ गया।
सेप्रोफाइटिक आ गया, और भी बहुत जो है होते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोफ भी हो सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, जो कि ऑटोट्रोफ का एक पार्ट है। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो और एक बात और जानेंगे कि बैक्टीरिया जो है दो उसमें डिवाइड है, एक यू बैक्टीरिया में, ठीक है, दूसरा आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया भी आगे तीन उसमें डिवाइड है, हेलोफिल्स में, थर्मो एसिडोफिल्स में और मेथनोजेंस में। मेथनोजेंस, मेथनोजेंस में। ठीक है, आर्क ये आर्की बैक्टीरिया भी आगे तीन उसमें डिवाइड है, हेलोफिल्स में, थर्मो एसिडोफिल्स में और मार्सी एरिया में। हेलोफिल्स मतलब जो नमक को प्यार करते हैं, हेलोफिल्स मतलब जो नमक को प्यार करते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। और थर्मो एसिडोफिल्स मतलब जो हॉट स्प्रिंग, जो बहुत ज़्यादा गर्म उसमें पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, मार्सी एरिया मतलब मैथनोजन। मैथनोजन एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है। एनएरोबिक बैक्टीरिया भी हम जानेंगे अभी आगे क्या होता है। ठीक है, तो जो अगर मैं कहूँ कि बैक्टीरिया एक ऐसा है, तो भाई बैक्टीरिया के बारे में हमने ये बता ही दिया कि किस किस शेप के पाए जाते हैं, इनके अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमने बता दी, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बता दिया। अब बात करते हैं कि इसके जो बाहर की सेल एनवलप है, जो बाहर का सेल एनवलप है, ये कैसे बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो बाहर का सेल एनवलप है, इसमें सबसे अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, सबसे अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन के बाद होता है आपका सेल वॉल। ये सेल वॉल मैंने बना दी, सेल वॉल है ना, सेल वॉल, ये सेल वॉल। और फिर इसके बाहर भी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाहर भी प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकैलिक्स। अब अगर ये हार्ड बैक्टीरिया है तो कैप्सूल वाली ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगी, अगर ये वैसा है तो स्लाइम लेयर मिलेगी। और मैंने आपको ऊपर, ऊपर तो नहीं, हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया था कि मीजोजोम जो है इसकी हेल्प करता है। तो अब ये मीजोजोम समझो क्या होता है कि ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली जिसको मैंने रब किया अभी, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होती है कहीं कहीं से, ऐसे फोल्ड होती है, ऐसे कहीं ऐसे ऐसे फोल्ड होती है। ठीक है, ऐसे ये फोल्ड होती है। ठीक है, इसकी फोल्डिंग को बोलते हैं मीजोजोम, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को बोलते हैं मीजोजोम। ठीक है, ये पता नहीं क्या बनेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो फोल्डिंग होती है उनको बोलते हैं मीजोजोम। और ये मीजोजोम, इनके अंदर रेस्पिरेशन एंजाइम भरा हुआ होता है, जो कि इन्हें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सांस लेने में हेल्प करता है। और इनकी जो है, जब वो होती है ना, मतलब जब इनका एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनता है, एक बैक्टीरिया से मान लो दूसरा बैक्टीरिया बनते हैं, तो इसमें भी ये मीजोजोम हेल्प करता है इसकी। ठीक है, इसमें भी ये हेल्प करता है। क्रोमोजोम, जब भाई इसके अंदर भी तो क्रोमोजोम जाएगा, इसके अंदर भी क्रोमोजोम जाएगा, फिल्ड विद रेस्पिरेशन एंजाइम। भाई रेस्पिरेशन से एंजाइम से भरा हुआ है, तो उसकी जो है हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में, और उसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। अब ये बाहर इसके सेल वॉल बाहर अगर इसके बननी, इसके बिल्कुल बाहर अगर मैं सेल वॉल बनाऊंगा, तो इसमें भी तो मीजोजोम हेल्प करेगा, है ना, क्योंकि इसका एकदम बिल्कुल बाहर का स्ट्रक्चर है सेल वॉल जो है ना। ठीक है, और क्रोमोजोम में भी हेल्प, क्रोमोजोम रेप्लिकेशन में भी भाई डिवाइड कर रहा तो क्रोमोजोम रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोजोम भी तो जाएगा ना इसमें, तो उसमें भी ये हेल्प करता है इसका। समटाइम फिल्ड विद कलर्ड पिगमेंट नोन एज क्रोमेटोफोर। अब रेस्पिरेशन एंजाइम है, और अगर इसके साथ में पिगमेंट भी डाल दूँ कोई कलर वाला, कलर मान लो कलर वाला रेड कलर का, अगर मैं कोई पिगमेंट भी इसके अंदर डाल दूँ, अगर मैंने जैसे पिगमेंट डाल दिया, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर।
इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटोफोर, ये लिखो क्रोमेटोफोर। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या, अगर इसके पास जो है दोनों फ्लैरिला इसी साइड है या मूविंग के लिए इसकी साइड है, तो उसको बोलते हैं लिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, एट्राइकस। ये इसकी अलग अलग शेप है उसके बेसिस पे, मतलब इसके बाहर की फ्लैरिला के बेसिस पे इसकी अलग अलग शेप है, लिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, एट्राइकस। ये तो एक्स्ट्रा बात है, ये अब हटा दी गई एनसीईआरटी में, ये शायद पहले थी भी नहीं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी होती है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसिन स्टार्च होता है। मतलब ये इसके अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो स्टोर्ड फूड भी होता है ना। स्टोर्ड फूड भी आप इसको कह सकते हो शायद। ये इसकी इंक्लूजन बॉडीज है, ये इसकी इंक्लूजन बॉडी है। इस इंक्लूजन बॉडी मिलती है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, और 70s राइबोसोम मिलता है। आपको बता ही दिया था प्रोकैरियोटिक है तो 70s राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। बाकी इसमें सारी बात होगी ना हमारी इस चैप्टर में भाई। इनके पास नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। ये जो सेल वॉल मिलेगी, हाँ भाई हमारा क्राइटेरिया नहीं भूलने हैं भाई। सबसे क्या क्या 5 क्राइटेरिया थे, 5 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हमने डिवाइड किया। सबसे पहला क्या था, सेल का टाइप। सेल का टाइप हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक है, सेल का टाइप हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, सेल वॉल देख लिया हमने क्या किससे बनी हुई है। सेल वॉल हमने देख ली नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की। अरे नॉन सेलुलोजिक मतलब जो सेलुलोज की नहीं बनी हुई होगी, सिंपल। ठीक है ना। नॉन सेलुलोजिक, जो नॉन सेलुलोजिक इसकी सेल वॉल है। नॉन सेलुलोजिक ही लिखेंगे सिर्फ यार, फालतू चक्कर ही नहीं पड़ना। अरे यार नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है। वो बाद में देखेंगे किसकी बनी हुई है पॉलीसेकेराइड, जब वो पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल और वो, तब बताएंगे। ठीक है। सेलुलर इसका ऑर्गेनाइजेशन है भाई, सेल तो है ही, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया, ऑटोट्रोफ है और हेट्रोट्रोफ है। हेट्रोट्रोफ है, इनके ऊपर ही तो हमने वो करा था ना। ठीक है, इनके ऊपर ही हमने डिवाइडेशन किया था। ये किंगडम ओनर के बारे में लगभग सारी बात हो गई है ना। हाँ, 90% बात लगभग हो गई। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं बैक्टीरिया सांस कैसे लेता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है। बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन दो तरीकों से करता है। एक एनाएरोबिक कंडीशन, एनाएरोबिक तरीके से, मतलब विदाउट ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के, है ना। एक एरोबिक तरीके से विद ऑक्सीजन। अरे यार यहाँ नहीं लिखेंगे। एक एरोबिक तरीके से, एक एनाएरोबिक तरीके से। ठीक है, ओब्लिगेट एनारोब होते हैं और फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं। ये हो गए, पहले एनारोबिक की बात कर लूँगा, ओब्लिगेट हो गए और फैकल्टेटिव हो गए। ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन इनके लिए बिल्कुल ही जहर है। ऑक्सीजन जहर है, मतलब अगर इन्हें ऑक्सीजन मिली तो मर जाएंगे, अगर इन्हें ऑक्सीजन मिली तो मर जाएंगे। ध्यान से सुन रहे ना क्या कह रहा मैं, अगर इन्हें ऑक्सीजन मिली तो ये मर जाएंगे। लेकिन ये फैकल्टेटिव वाले क्या है भाई, ओब्लिगेटिव का मतलब होता है कि ओब्लिगेट मतलब सीधे सीधे, ओब्लिगेट एनारोब मतलब, अब यहाँ से समझो, ओब्लिगेट एनएरोब मतलब सीधे सीधे एनएरोब, अगर इन्हें ऑक्सीजन दी गई तो ये मर जाएंगे। ऑक्सीजन इज पॉइजन, ऑक्सीजन इनके लिए जहर है। और फैकल्टेटिव एरोब मतलब जो कभी कभी एरोब भी बन जाते हैं, मतलब यूजुअली सर्वाइव विदाउट O2। वैसे तो ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रहे, लेकिन अगर इन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इवन दे कैन सर्वाइव इन व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। कौन से, फैकल्टेटिव एरोब, जो कि एनएरोबिक का पार्ट है।
अभी ये मैं बहुत आसानी से याद करा दूंगा आपके कि कौन से फैकल्टेटिव एरोब है, कौन सा ओब्लिगेट है ना। पहले आप एक बार पढ़ लो, जानकारी जान लो कि होते क्या है। भाई एरोबिक कौन से होते हैं? एरोबिक वो होते हैं जो ओब्लिगेट एरोब, ओब्लिगेट एरोब आते हैं जिनके अंदर दो टर्म एरोबिक होते हैं, इनके अंदर ओब्लिगेट एरोब आते हैं और फैकल्टेटिव एनारोब आते हैं। तो वही सिंपल सिंपल सीधे एरोबिक, सीधे सीधे एरोबिक और सीधे सीधे एन वो कभी कभाग वाले एनारोब। मतलब सीधे सीधे एरोबिक का क्या मतलब है? अगर हमारे जैसे भाई ऑक्सीजन मिलेगी तो ही जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे एरोब है। और फैकल्टेटिव एनारोब मतलब जो कभी कभी बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह जाते हैं, जैसे कि एनारोबिक कंडीशन में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पे भी ये जिंदा रहेंगे, वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें याद करूँगा, कैसे याद करूँगा, क्या होगा? बैक्टीरियल रेस्पिरेशन पता नहीं होगी नहीं होगी, तो मैं आपको एक इनकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, है ना, याद करने के लिए। इसकी ट्रिक का ध्यान रखना। ओफो, एनी, एनी, एन ई, एन ई, अबे यार, ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है। ओफो, एनी, एनी, है ना। ओब्लिगेट एनारोब, यहाँ से मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ थोड़ा, उसमें नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, चलो, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के लिए आप सीधी सीधी एक ट्रिक याद रखना। ओफो, एनी, एन ए, ठीक है। इसमें लिखना ओब्लिगेट एनारोब फैकल्टेटिव एरोब, ओ से, इस ओ से ओब्लिगेट, और इस दोबारा लिख देता हूँ इसको, ट्रिक को मैं, ओब्लिगेट एनारोब, फिर फैकल्टेटिव एरोब, फिर फैकल्टेटिव एनारोब, फिर ओब्लिगेट एरोब, एन ई, एन ई, ठीक है, एन ई, एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब और ओब्लिगेट एरोब। अब देखना, ये दोनों तो हैं ओब्लिगेट एरोब और फैकल्टेटिव एरोब वाले, ओब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एरोब, ये दोनों आ जाते हैं एनारोबिक वाले। ये तो हो गया एनारोबिक, और ये दोनों हो गए एरोबिक, ये है एरोबिक। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, जिसमें एक होते हैं एनारोबिक, दूसरे होते हैं एरोबिक। ओब्लिगेट एनारोब, ओब्लिगेट एनारोब मतलब जिनके लिए ऑक्सीजन जहर है, अगर ऑक्सीजन मिल गई तो तुरंत खत्म, ऑक्सीजन इज पॉइजन फॉर देम, ऑक्सीजन अगर मिल गई तो खत्म हो जाएंगे एकदम। और फैकल्टेटिव एरोब मतलब नॉर्मली तो ये बिना ऑक्सीजन के रह रहे, बट अगर ऑक्सीजन मिल गई तो भी ये सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इधर आ गए ओब्लिगेट का मतलब मैंने आपको बताया था, ओब्लिगेट मतलब सीधे सीधे, जो सीधे सीधे एरोब। ओब्लिगेट एरोब मतलब जो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, अगर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो विल डाई इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, देन ओब्लिगेट एरोब कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है।
फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब मतलब जो अपने आप को एनारोबिक कंडीशन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो ये ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, जनरली यूज ऑक्सीजन, जनरली दे आर यूजिंग ऑक्सीजन बिकॉज ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, तो ये विद O2, विदाउट O2, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये दोनों ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे, जनरली यूज O2, दे आर यूजिंग O2 बट कैन ऑल्सो सर्वाइव एन एनऑक्सीजेनिक कंडीशन। एनऑक्सीजेनिक कंडीशन मतलब उन कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं जो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, ट्रिक आप इसकी ध्यान रख सकते हैं। ये दोनों स्टार्टिंग वाले हो गए एनारोबिक वाले, है ना, और ये हो गए एरोबिक वाले। ठीक है, तो ये यहाँ पे बैक्टीरियल रेस्पिरेशन खत्म हुई। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की। तो भाई मैंने बताया था बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रोफिक भी खुद खाना बनाने वाले भी, और हेटेरोट्रोफिक भी हो सकते हैं जो कि दूसरों से खाना लेते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। तो भाई बताया था ना आपको, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक में आगे, ऑटोट्रोफिक की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोट्रोफिक में आगे दो तरह के और न्यूट्रिशन होते हैं जो कि होते हैं फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और ये होते हैं कीमोसिंथेटिक जो कि सनलाइट से खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेटिक जो कि सनलाइट से खाना बना रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट आ रही उससे जो है ले रहे उसे और ग्लूकोज बना रहे हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना, अपना खाना फोटोसिंथेटिक की मदद से बनाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं तो इसका एग्जांपल होगा जैसे कि हमारा, मतलब इसका तो नहीं बताऊंगा, इसका की भी एक आगे कैटेगरी है उसको बताऊंगा, पर आप फोटोसिंथेटिक से सिर्फ इतना समझो कि क्या बोल रहे, फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक जो किसी केमिकल से खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स कौन करेगा भाई, इतनी सारी नाइट्रोजन पड़ी हुई है उसे जो है फिक्स कौन करेगा। तो ये करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो कि कार्बन का नहीं बना हुआ उसको जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, और अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे तो हमारा रिसाइकलिंग में काम आएंगे, रिसाइकलिंग नाइट्रोजन के प्रोसेस में काम आएंगे, नाइट्रोजन रिसाइकलिंग में काम आएंगे, है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल भी है, इनके वो वाले एग्जाम्पल है, उनका नाम है नाइट्रोजन फिक्शन, नाइट्रोजन, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अब कोई अगर कहने लगे कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं भाई ये हेट्रोसिस्ट सेल की वजह से, हेट्रोसिस्ट सेल वो है इनके पास। ठीक है, वो बताऊंगा क्या वो हेट्रोसिस्ट सेल, पर फिलहाल इतना जान ले कि हेट्रोसिस्ट सेल होती है इनके पास जिसके वजह से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इनका एग्जाम्पल भी मैं एक आधे को बता देता हूँ तुम्हें, नाम इनका तो नहीं, इनका नहीं, इनका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, कीमोसिंथेटिक का दिया हुआ। आप जो है फोटोसिंथेटिक का देखो, फोटोसिंथेटिक वो मैंने आपको बता दिया जो खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक के भी आगे दो पार्ट कर रखे है ना, एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, और दूसरा क्या होगा, अगर एक एनऑक्सीजेनिक है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक में। ठीक है भाई, जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते
एनऑक्सीडेनिक वाले जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करे, सल्फर रिलीज करे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, है ना। और ऑक्सीजेनिक वो ऑक्सीजन रिलीज करे, जैसे कि नोस्टोक, एनाबीना, नोस्टोक, एनाबीना और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ये तीनों जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब इनका एक खास खास फीचर भी होता है, नोस्टोक से ध्यान रखना, नो आ रहा ना इसमें, नो, तो इसके पास होती है नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ लोग स्मार्ट बनते हैं, ये सवाल पूछ के आपकी नॉलेज चेक करते हैं, है ना। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और एनाबीना के पास पाया जाता है ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मतलब बिल्कुल सही, बढ़िया न्यूक्लियस एनाबीना के पास पाया जाता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमें डिटेल में बात करेंगे, करनी है, ठीक है। बाकी बचे, बाकी बचे कौन, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया मतलब इनके अंदर तो वास्ट मेजोरिटी आती है भाई, वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर आपके डिकम्पोजर आ गए, है ना, डिकम्पोजर आ गए, सेप्रोफाइटिक आ गए, ओलोजोइक आ गया हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। पर फिलहाल आप इतनी बात जो हो जान लो, ये जो मैंने लिखी हुई है इतनी, ये इतना पार्ट आपको ध्यान याद होना चाहिए। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के दो पार्ट होते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं उसकी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इनका एग्जाम्पल है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, क्योंकि इनके पास हेट्रोसिस्ट सेल होती है जिसके कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर में। और अगर मैं बात करूँ इनकी क्या बोल रहे हैं फोटोसिंथेटिक वाले बैक्टीरिया की, फोटोसिंथेटिक वाले बैक्टीरिया की, तो फोटोसिंथेटिक दो तरह के आगे होते हैं, एक एनऑक्सीजेनिक होते हैं और दूसरा ऑक्सीजेनिक होते हैं। एक एनऑक्सीजेनिक होते हैं, दूसरा एनो ऑक्सीजेनिक होते हैं। तो ऑक्सीजेनिक कौन कौन से होते हैं, नोस्टोक वाले हो गया, एनाबीना हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी। आप इसको कैसे भी याद रखो, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, अगर आपसे कोई कुछ ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं भाई, कौन से होते हैं, बैन बैन ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ध्यान में रहेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, मतलब देखो अगर आप ये देखा ना, और नोस्टोक, नोस्टोक, एनाबीना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों ऑक्सीजेनिक, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कीमोसिंथेटिक के बारे में हमें सिर्फ इतनी बात जाननी कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे ही आप जानोगे तो आपके दिमाग में एकदम से जाएगा कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही ये ऑक्सीडाइज करते होंगे ना, उस तभी तो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे, ठीक है। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन यहाँ पर खत्म हुआ। भाई पिछली स्लाइड में थोड़ी सी बात रह गई थी हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं कि हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते क्या है। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया यार मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं भाई, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पाए जाते हैं तो हमें बीमारियाँ कोज कर रहे होंगे भाई सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि हमें बीमारियाँ चल रही है ना। तो ये हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हमें बीमारियाँ कोज करते हैं, जैसे कि सीटी क्या हो, सीटी ये तो मतलब एक ट्रिक है याद रखने की कि सीटी कोलरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, टेटनस जैसी डिसीज कोज करते हैं हमें, ऐसी बीमारियां कोज करते हैं। इवन दे आर हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो, जैसे कि
दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया का यूज होता है वो भी एक हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया ही है। दूध से दही बनाने में इस्तेमाल होता है जो, वो भी एक हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया ही है। और भाई ये आपका एंटीबायोटिक में यूज़ होता है, एंटीबायोटिक में यूज़ होता है। और इनके पास हेटेरोसिस्ट होती है, तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन सिर्फ लेग्यूम्स में, लेग्यूम्स में, है ना। अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर कौन करता है, क्या बोल रहे हैं, वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो आप बताओगे मुझे किसका नाम, आप बताओगे मुझे ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम। बट अगर मैं स्पेशली पूछूं कि लेग्यूम्स के अंदर कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो उस आप बताओगे मुझे हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में, है ना। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूम्स में, ठीक है। और एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में भी काम आता है ना। तो तीन यूज तो ये हो गए इसके, दूध से दही बनाने में, और एंटीबायोटिक में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और इसके जो है हमने कहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हमने ये बात बताई, तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इनमें से भी डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म से खाना वाना लेते हैं, डिकम्पोजर्स, है ना। और बाकी तो इसमें हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में ज़्यादा और कुछ खास जानकारी नहीं है, तो इतना काफ़ी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो भाई बात करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन क्या है? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में पहला तरीका आता है बाइनरी फिजन का, बाइनरी फिजन का। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं हो सकता आपने इसका नाम ना सुना हो। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसा आपने देखा होगा अमीबा, अमीबा के अंदर सेप्टम बनता है, और सेप्टम फॉर्मेशन की वजह से वो डिवाइड कर जाता है। इसमें मान लो एक पेरेंट सेल है, तो वो जो दो डॉटर न्यूक्लियर सेल सेम, बिल्कुल सेम डॉटर न्यूक्लियर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं एंडोस्पोर की। एंडोस्पोर, एंडोस्पोर बनते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब वातावरण हमारे अनुकूल ना हो, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, हमारी इच्छा के अनुसार वातावरण नहीं है, तो उसके अंदर एंडोस्पोर बनते हैं। फिर होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन्स का रिकॉम्बिनेशन करना। जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है तीन तरीके से, किस्मत से, ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से किस्मत से, है ना। और दूसरा होता है कॉन्जुगेशन से, पिलाई की हेल्प से जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। और थर्ड होता है ट्रांसडक्शन से, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया ना, ट्रांसडक्शन से, ट्रांसडक्शन से, ठीक है। डिटेल में बताएंगे इन्हें क्या क्या होते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि बैक्टीरिया जो है दो उसमें डिवाइड है, बैक्टीरिया दो उसमें डिवाइड है, एक यू बैक्टीरिया में है और एक आर के बैक्टीरिया में है। आर के बैक्टीरिया तो मैंने आपको बता दिया था वहीं पे कि आर के बैक्टीरिया तो हेलोफिल्स में है, थर्मोएसिडोफिल्स में है, और आपको मेथानोजन है, मेथानोजन से एक एनारोबिक बैक्टीरिया भी है जो उस कंडीशन में सरवाइव कर जाओ, है ना। ये थर्मोएसिडोफिल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, है ना। हेलोफिल्स भी मैंने आपको बताया था जो सॉल्ट सॉल्ट को प्यार करते हैं, सॉल्ट मार्ची एरिया में मिलते हैं, है ना, दलदली इलाकों में मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया था। बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ ली, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली। तो अब हम इस यू बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं कि यू बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। तो भाई यू बैक्टीरिया के कैरेक्टराइज बाय रिजिड सेल वॉल, सबसे इसका कैरेक्टरिस्टिक है रिजिड सेल वॉल।
मतलब एक ठोस सेल वॉल मिलेगी इसके पास। बैक्टीरिया बीजीए, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा, कि ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। और इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रू बैक्टीरिया भी इसको ही बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। मतलब इसमें लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। इनके पास रिजिड सेल वॉल इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। और अगर इनके पास फ्लैजला है, फ्लैजला क्या होता है? इस तरह का जो है वो होता है इनके पास, ऑर्गेनली कह सकते हो आप इनका, सेल को ऑर्गेनली कह सकते हो। ऑर्गेनली तो शायद करेक्ट वर्ड नहीं है, मुझे नहीं मालूम, बट आप ये जो है मोटाइल, अगर इसके पास फ्लैजला है, अगर इसके पास किसी सेल के, मतलब ये समझो आप कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजला है तो वो उसको मूविंग में हेल्प करेगा, मोटाइल हो जाएगा वो। अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर मोटाइल है, अगर हिलने वाले बैक्टीरिया है, तो उनके पास फ्लैजलम जरूर मिलेगा। ठीक है। और इसके पास ब्लू ग्रीन एल्गी के पास, इसकी हमें डिटेल में बात करनी, साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। इसके पास जो है क्लोरोफिल ए मिलता है, सबसे बड़ी बात क्लोरोफिल ए मिलता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेटिक है। क्लोरोफिल ए मिलता है तो ये फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल ए मिलता है तो ये फोटोसिंथेटिक है। इसको ड्रॉ करके मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। ये सही कलर है। क्लोरोफिल ए मिलता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक है ना। और यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। ये मैंने आपको बताया ही था कि सब सिंगल सेल के आएंगे इसके अंदर। ठीक है। फिलामेंटस, फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं इसके। एक्वाटिक मतलब जमीन पर, पानी में भी मिलता है और जमीन पर भी मिलता है। टेरेस्ट्रियल, जमीन पर भी मिलता है और उस पर भी मिलता है। क्लोरोफिल ए इसके पास है। ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब भाई फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन ही तो रिलीज करेगा ना। अगर फोटोसिंथेटिक कोई चीज है तो ऑक्सीजन ही रिलीज करेगा, ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि अगर फोटोसिंथेटिक है तो जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन रिलीज करेगा। भाई फोटोसिंथेटिक आपको पीछे मैंने बताया कि एनऑक्सीजेनिक भी हो सकते हैं और ऑक्सीजेनिक भी हो सकते हैं, और एनऑक्सीजेनिक भी हो सकते हैं और ऑक्सीजेनिक भी हो सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये बताओ एनऑक्सीजेनिक हुआ या ऑक्सीजेनिक हुआ? भाई ये जो है ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया हुआ। ठीक है। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में मैंने आपको नाम भी, एग्जाम्पल बताए भी थे पिछली बार। क्या क्या थे? नोस्टोक था, एनाबिना और ओसिलिटोरिया। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले उसमें स्लाइड में बताए थे, है ना। नोस्टोक, एनाबिना। और इनकी अगर कॉलोनी कॉलोनी मिलेगी इनकी, क्या बोल रहे हैं, ये इनकी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर कॉलोनी मिली, ये मान लो मैंने इनकी कॉलोनी बना दी, बहुत सारी कॉलोनी बना दी, ये कॉलोनी बना दी, ये बना दी कॉलोनी, ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनी बना दी, है ना। तो ये जो कॉलोनी कॉलोनी होगी ये एक जेलेटेनियस से सराउंड मिलेगी, जेलेटेनियस शीट, जेलेटिन की एक शीट मिलेगी इनके पास, जेलेटिन की शीट मिलेगी इनके पास। ये है इनकी जेलेटिनियस शीट, जेलेटिनियस शीट। ये मैंने कॉलोनी बना दी रेड कलर में, और इनके पास जेलेटिनियस शीट इनको कवर करके रखेगी, इनकी कॉलोनी को रखेगी, ना कि एक एक बैक्टीरिया को, इनकी कॉलोनी को एक जो है सराउंड होगी जेलेटिनियस शीट से। और फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर, मतलब बुलबुले बनाएंगे। ब्लूम्स मतलब बुलबुले बना देते हैं पोल्यूटेड वाटर में अगर हो। भाई यहाँ लिखा हुआ ना एक्वाटिक है, तो अगर ये पोल्यूटेड वाटर में हो तो ये ब्लूम बना देंगे, बुलबुले। ठीक है। और हेड्रोसिस्ट, हेड्रोसिस्ट मैंने आपको बताया ही था, वो होता है जो फोटोसिंथेटिक नहीं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ये क्या करता है भाई? फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो क्या करेगा?
नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बताया था ना नाइट्रोजन फिक्सेशन भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा हेटेरोसिस, ध्यान रखना क्या करेगा, डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो फोटोसिंथेसिस थोड़ी करेगा, है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ लेते हैं सबसे छोटा, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, माइकोप्लाज्मा। इसके पास ना तो बेचारे के पास सेल वॉल होती, ऐसा बैक्टीरिया है, ना तो बेचारे के पास सेल वॉल है ना। सबसे छोटा बैक्टीरिया है, लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल है, सबसे छोटा लिविंग सेल है ना। और बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है, क्योंकि भाई इसकी सेल वॉल में ना कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन होती है जिसके कारण जो है सरवाइव कर जाता है बिना ऑक्सीजन के भी। इसकी सेल वॉल के पास कुछ मॉडिफिकेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से ये जो है बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर जाता है। 1/5 ऑफ लंग इन्फेक्शन इन वर्ल्ड में जो है 1/5 इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन इसी की वजह से हो रहा है। और निमोनिया कोज करता है, निमोनिया कोज करता है। तो लगभग किंगडम मोनरा के बारे में सारी बातें हो गई, है ना। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में पूरा, आपको किंगडम मोनरा क्या हमने क्या क्या पढ़ा किंगडम मोनरा के बारे में, ठीक है। एक थोड़ली 5 मिनट, और जब आपने 1 घंटा दे दिया तो आप थोड़ा और रुक सकते हैं, है ना, 5 मिनट, ताकि आपका पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो भाई किंगडम मोनरा मैं रिवाइज करा देता हूँ। किंगडम मोनरा प्रोकैरियोटिक होता है, इसके पास सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, मतलब सेलुलोज की नहीं बनी हुई होती है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल्स का बना हुआ होता है, और ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। 70s राइबोसोम मिलते हैं, मीजोसोम इसके पास होती है, और मीजोसोम इसकी जो है रेस्पिरेशन में रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। क्रोमेटोफोर, अगर इसके पास मीजोसोम की फोल्डिंग के अंदर कलर पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। और सबसे अंदर इसके सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल वॉल होता है, फिर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड है तो कैप्सूल, अगर स्लाइम है तो स्लाइम लेयर, ठीक है ना। और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की मैंने आपको ट्रिक बताई दी थी, ओफो एनी से आप बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन आप याद रख सकते हो कि जो कि ओब्लिगेट फैकल्टेटिव ओब्लिगेट इस तरीके से होती है, ठीक है। और बैक्टीरिया न्यूट्रिशन आपको बताई दिया, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक तरीके से होता है, ठीक है। और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन भी आपको बता दी थी कि बाइनरी फ्यूजन से होती है, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जो है एंडोस्पोर बना लेता है, और क्या बोल रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में 3 तरीके बताए थे आपको, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए थे तीनों तरीके, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि बैक्टीरिया 2 तरीकों में डिवाइड है, एक यू बैक्टीरिया में, एक आर्की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में क्या कौन कौन से आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है यू बैक्टीरिया में। ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी है, साइनोबैक्टीरिया भी इसी को कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं, ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो यूनिसेलुलर, सॉरी, बट क्लोरोफिल ए है तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब ये बात चारों चीज़ें एकदम से याद नहीं रहेगी, तो आप याद ध्यान रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं यू फैट, बीजी, बीजी का मतलब बीजी जो है उसे बोलते हैं शायद पंजाबी में बड़ी माँ को, तो आप उनसे याद रख सकते हो कि यू फैट, बड़ी माँ, यू फैट जो भी है बीजी, आप इस तरीके से यू फैट करके याद रख सकते हो। यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल। उसके बाद जेलेटेनियस सीथ अराउंड कॉलोनी, अगर जो इसकी कॉलोनी होती है उनके पास जेलेटेनियस सीथ होती है, और ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, मतलब बुलबुले बनाते हैं पानी में। आर्की बैक्टीरिया हमने बताए थे जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और नोस्टॉक
ये सब तीनों एग्जाम्पल उनके हैं जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी के ही तो एग्जाम्पल हुए ऑक्सीजन रिलीज करने वाले, क्योंकि ऑक्सीजन तो ये भी रिलीज करती है। अब ये तीनों एग्जाम्पल हम इसमें भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, और ये तीनों एग्जाम्पल बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के फोटोसिंथेटिक उसमें भी दे सकते हैं। फोटोसिंथेटिक का जो पार्ट होता है एन फोटोसिंथेटिक का जो सब पार्ट होता है ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें भी हम इनका नाम दे सकते हैं तीनों का। ठीक है, इसी के साथ आपका किंगडम मोनरा पूरी तरीके से खत्म हुआ। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई, बहुत मेहनत की है यार इस लेक्चर को बनाने में आपके लिए भाई।